सो यस्टरडे हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन स्टडी करी थी। जशन बता सकते हो व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द अर्हीनियस इक्वेशन, क्या होती है? k equals to frequency raised to power minus ea upon rt। किसके रेज टू पावर? फ्रीक्वेंसी फैक्टर के। फ्रीक्वेंसी वेक्टर k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर। अर्हीनियस फैक्टर के रेज टू पावर नहीं है, ई जो एक्सपोनेंशियल के उसके रेज टू पावर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा टर्म था। ओके हरगुन, ये इक्वेशन हमें क्या चीज के बारे में बताती है? अर्हीनियस इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं? बोलो बेटा। टिया, क्यों पढ़ते हैं बेटा ये हम? निखिलेश, वीडियो कहाँ है बेटा? क्यों नहीं ऑन की? और बताओ ये क्यों पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट बताता है? टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है के पे, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं हम ये? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ये क्या होता है मान्या? मान्या, व्हाट इज ये? एक्टिवेशन नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा, पढ़े नहीं कुछ कल, है ना? नहीं, E is the activation energy, R is the gas constant, T क्या है? Absolute temperature, A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो बेसिकली हमें कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बताता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में। फिर इसकी तुम नेचुरल लॉग लेके, log टू द बेस 10 लेके हमने इसके अलग अलग फॉर्म्स बनाई थी और इसके न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी वाले भी डिस्कस करेंगे जो दिए थे, और नए क्वेश्चंस भी कराऊंगी एनसीईआरटी के। लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो प्लीज एक। अक्षित कहाँ Yes, ma'am. बेटा? क्यों नहीं ऑन करते? अब अलग अलग को बोलना पड़ेगा एक एक को। कल की रिकॉर्डिंग सुन ली थी तुमने? अभी सुन लिया मैम। तो आज के लेक्चर का क्या बनेगा? लगाने के तुरंत बाद सुन लेना, ट्राई किया करो, Okay. पहले सुन के आया करो। कोई आंसर नहीं बोलेगा, चैट में लिख के दोगे। दिस इज आर टी, ब्रैकेट डालिए, गिव्स straight line with a gradient minus y unit। आगे बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू activate the reactant is options ये चार ऑप्शन है, करो इसको, चैट में आंसर देना। लॉजिकल है, कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना तुमको। ये जेई का ही है, 19 का ही है बेटा। ट्राई करो एक बार, जरा खुद दिमाग लगाओ। इफ रिएक्शन फॉलोज एरिहीनियस इक्वेशन, ठीक है प्रभनूर।
plot of ln k versus 1 by rt gives straight line. ग्रेडियंट इतना, ग्रेडियंट क्या होता है जशन? ग्रेडियंट क्या होता है? तुम लोग तो मैथ्स के हो, तुमको तो आता होगा सबको। जशन मुझे तुम बिल्कुल दिखाई नहीं देते, सिर्फ वॉल दिखाई दे रही है। ग्रेडियंट मीन स्लोप, स्लोप वो बता रहा है कि इतनी है। तो मान्या पूछा क्या है? ये निकालना है ना, ये बोल रहा है कितना होगा। सॉल्व करो इसे फटाफट। फिर एक और लिख के दूंगी। बेटा ग्राफ का बनाना है, कुछ नहीं है। देखो ये देखो जरा इधर, ये इक्वेशन थी, इसका ln लोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताना? ln k इज इक्वल टू ln, बोलो भाई, जिसको आता है बताया करो फटाफट। ln a हाँ आगे, minus ea by rt. ए बाय आर टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसने बोला है ग्राफ ln k वर्सेस 1 बाय टी में बना। तो क्या ग्राफ बनेगा देखते हैं। ln k और इधर है 1 बाय आर टी। ये देखो जरा, ये 1 बाय आर टी को इसने x ले लिया और y क्या है ln k, तो ऐसे बनेगा। ln a इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या होगी निखिलेश? स्लोप क्या बचेगी? माइनस ये दिख रहा है ना, x के साथ जो चीज होती है एम एक्स है, m क्या है? स्लोप है। तो m क्या है? माइनस ये बचा, इसका मतलब वो स्लोप है। समझ में आया ये चीज तुम लोगों को? 1 बाय आर टी पूरा उसने x ले लिया ना, 1 बाय टी के वर्सेस भी दे सकता था, फिर स्लोप बचती माइनस ये बाय आर। बट यहाँ पे 1 बाय आर टी के वर्सेस है तो स्लोप बची माइनस ये। तो उसने बोला है कि स्लोप माइनस वाई, अपनी तरफ से उसने कुछ दे दिया कि माइनस वाई स्लोप है। इसका मतलब हमारी स्लोप माइनस ये आ रही है, इसने बोला है माइनस वाई। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, माइनस माइनस कट गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी? वाई यूनिट, जो कि डी ऑप्शन है। ये देखो, इज इट क्लियर? ये देखो इसने कंफ्यूज करने के लिए माइनस वाई ऑप्शन भी दी है। कई बार क्या हमें सारा आता है, हम साइन में कंफ्यूज होके, इसमें क्वेश्चन में ये बड़ी टेंडेंसी है कि हम माइनस वाई आंसर दे दें। तो वो चीज का ध्यान रखना है कि इसने ग्रेडियंट में ऑलरेडी माइनस लगाया है, तो स्लोप भी माइनस ये है, माइनस है इसीलिए ऐसी जा रही है। माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और तुम्हारा जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, वो वाई यूनिट बचेगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. निखिलेश, अक्षित, बेटा मैं रिमूव कर दूंगी, तुम लोगों ने वीडियो ऑन की। मैं रोज रोज इतना टाइम इस चीज पे नहीं वेस्ट कर सकती। कल से जिस बच्चे ने विद इन 2 मिनट्स ऑन नहीं करेगा, मैं नहीं उसको अलाउ करूंगी क्लास में। ऑल आर इक्वल टू मी। ओके, सो आई हैव वन मोर गुड क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी के लेते हैं। आज का सेशन न्यूमेरिकल्स पे ही जाएगा, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा तुम्हारा, फिर परसों से आप सरफेस शुरू करेंगे 5th चैप्टर। क्वेश्चन लिखिए, फॉर अ रिएक्शन कंसिडर द plot of ln k versus 1 by t given in the figure. Given in the figure.
आगे बोल रहा है इफ द, देखो थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना थ्योरी तो उसी में से ये जेई के क्वेश्चन बन जाते हैं नीट के. इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन at 400 Kelvin is 10 power minus 5 second inverse, then rate constant at 500 Kelvin is, ग्राफ दे रखा है ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ है और इसने स्लोप का वैल्यू दिया है -4606. ठीक है, और क्या दिया हमको, ऑप्शन दिया. ये सारे 19 में हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं 19 के ना. 20 के भी देखना तुम लोग, मेरे पास 19 के हैं जो बुक थी, 20 के भी मिल जाएंगे. ये भी 19 का ही है मेंस का. ट्राई करो, देखो कर पाते हो. निकलेश देख ले, तेरे दोस्त समझेंगे तू नहा के नहीं बैठता, इसीलिए तू वीडियो ऑन नहीं करता है ना. हम तो पक्का भी यही मान के चलेंगे. मेरा भी नेट बहुत स्लो है बट ऑन हो गई, पता नहीं कैसे. लगाओ दिमाग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखो कैसे करोगे. एनसीईआरटी के कर लिए थे जो कल दिए थे, कितने, 3 और 5 दिए थे है ना. जशन नहीं बेटा, वैसे मुश्किल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन भी आसान है. देखो क्या है, मैं ऊपर वाला इसको वो कर देती हूँ रब, ताकि बाकी का तुम लिख लिया होगा ना, सबने लिख लिया. चेक कर लो. ठीक है, ठीक है ठीक है. इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, करूं बेटा डिस्कस, हिंट ले लो फिर कर लेना अपने आप, बाकी सी ऑप्शन आएगी. आंसर लिख लो सभी लोग, सी ऑप्शन है इसकी. देखो मैं हिंट दे देती हूँ क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो प्लीज, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे. रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, मान्य क्या दे रखा है बेटा, ये क्या है, के K1 लिख लेते हैं अपन है ना, क्योंकि 2K के साथ डील करना है अपन ने, तो ये K1 है. यूनिट नहीं लिख रही मैं. कितना टेम्परेचर है, 400. तो पूछ क्या रहा है जशन, क्या पूछ रहा है, K2 पूछ रहा है. कितने टेम्परेचर पे पूछ रहा है, 500 केल्विन पे. यही है क्वेश्चन, तो समझ गए. ठीक है, कल हमने एक फॉर्म पढ़ी थी अरेनियस इक्वेशन की, लॉग, अच्छा ये मैंने बनाई थी, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2. बनाई थी ये फॉर्म, बोलो. यस मैम.
ठीक है, एक मिनट, ये आपका माइनस भी आ रहा था ना, मेरे ख्याल हमारा माइनस आता था ना, देखना एक बार चेक करके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नो मैम, माइनस नहीं था। नहीं आता था। नहीं आता था ना, ओके ठीक है ठीक है। हाँ, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, इसमें हमें K1 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, K2 का पूछा है, K1 का पुट कर देंगे। और देखो एक चीज, स्लोप, ये ग्राफ इसके साथ मैं इसको कंपेयर करूं तो स्लोप क्या दे रखी है तुमको, क्या ये तुम समझ पा रहे हो, ये समझ पाए? ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब मेरे पास ये अपॉन आर की वैल्यू आ गई। इतना सही है, हिंट लिखोगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगी, ये अपॉन आर की वैल्यू ही पूरी आ गई, तो वो अब यहाँ पे आप पुट कर देते हैं। देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, log K2 अपॉन K1 इतना, ये अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 4606 अपॉन 2.303, T2 माइनस T1 कितना आएगा 100, नीचे 400 इंटू 500, ये सही है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इससे तुम सॉल्व करके देखना, K2 की वैल्यू ये वाली निकलेगी। इसको और भी इजी बनाया जा सकता है, तो वो कैलकुलेशन तुम करके देखना, पता चल जाएगा ये सारी कितनी आ रही है, उससे करके लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें ना ये डायरेक्ट पुट कर देनी है, कई बार क्या है हम पहले ये निकालने लग जाते हैं फिर वो पुट करेंगे, जबकि हमारे एक्सप्रेशन में ए अपॉन आर है ही है, तो वही पुट हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप एनसीईआरटी पे चलते हैं। पहले तो मुझे वो 5 न्यूमेरिकल्स के बारे में बताओ, फिर 2-3 मैं खुद कराऊंगी एनसीईआरटी की। उसमें कोई डाउट आया किसी को? किए नहीं लग रहे मुझे, चलो कॉपीज दिखाना जरा, कहाँ की हैं, जल्दी करो फटाफट। शो योर नोटबुक्स, जो कल एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चंस दिए थे वो चेक कराओ। चल माने कॉपी दिखा। मैम मैंने एक किया था, उसके बाद नहीं हुए थे मेरे से। किए ही नहीं होने क्या है, पता है मुझे, देखे थे क्वेश्चन। देखे देख के छोड़ दिए, बड़े सुंदर लग रहे थे है ना, मैम ही कर देंगे, इतने सुंदर है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर देखो, हाँ जी, पिया, हरगुन कॉपी दिखाइए प्लीज, निखिलेश कॉपी दिखाओ। हम पहले वाले किए हुए हैं, कल वाले नहीं किए हैं, मतलब 2 ही किए थे। प्लीज मुझे रीजन भी साथ में बता दीजिए क्यों नहीं करते तुम लोग। प्रभनूर कॉपी दिखाओ, हरगुन। कल वाले किए नहीं। बहुत बढ़िया। निखिलेश, अक्षित, क्यों भाई, क्या किया जाए तुम लोगों का? 5 न्यूमेरिकल, हार्डली 15 मिनट का काम था ना, बैठे बैठे हो जाएंगी कैलकुलेशंस, क्या बैठे बैठे हो जाएंगे अपने आप? एनसीईआरटी तो राजा सभी को ही करनी है ना। मैं देखो ज्यादा फिर स्ट्रिक्टनेस करूंगी, ऐसा नहीं काम चलेगा तुम लोगों का, जो मैं डेली का काम देती हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का लिखो 4.30, फटाफट लिखो क्वेश्चन। जितना मर्जी सोच लो कि तुम लोगों को डांटना नहीं है, बट नहीं, काम नहीं करेंगे हम, फिर नंबर नहीं आते टेस्ट में, वहीं लटक जाते हो, 3 महीने हो जाए 4 महीने हो जाए। जशन तुमने किए हैं? यस मैम, 5 ट्राई किए थे? ये थे वो, 2 नहीं है बस। ठीक है, मैं अभी करा देती हूँ, पहले ये वाला लिखो। बड़ा कैलकुलेशन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ती हूँ, तुम लोग तो ट्राई ही नहीं करते,
फिर कैसे होंगी कैलकुलेशन? अप्रोक्सीमेशन ना करनी आ जाती है, प्रोवाइडेड तुम लोग टाइम लगाओ। देखो ये किसी ने नहीं छड़ने, ਜਿਹੜੇ पहले दो न्यूमेरिकल ਸੀ ਉਹ ਜੇ नहीं भी होए तो चल जाएगा, क्योंकि ये वाले एनसीईआरटी दे हैं तो बोर्ड विचों डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत बार सीधे सीधे यही क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी नहीं कर पाते। मेरे पास आंसर नहीं है, मैं मेथड ही बताऊंगी, सॉल्व तुम लोग करोगे। जिस बच्चे ने कल ना काम किया हुआ, जो मैं क्लास में करा रही हूँ वो वाले क्वेश्चन, और जो कल दिए थे, मैं उसको क्लास नहीं लगाने दूंगी, पहले बता रही हूँ। ठीक है, कर लोगे इतना तो? 4-5 आज के होंगे, 3-5 कल के थे, टोटल आई थिंक हार्डली 10 न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। जब टेम्परेचर इतने से इतने गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया तो के को भी 4 टाइम्स ही लेना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए मुझे निकलेश? K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K1। समझ आ गई ना ये बात? एंड T1 T2 यू ऑलरेडी हैव, डाटा बना लो पहले। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, मान्या क्या निकालना है हमने? EA निकालना है। पिया कौन सी फॉर्म लग जाएगी अर्हीनियस इक्वेशन की? सीधा क्वेश्चन है। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ log K2 upon K1, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੋ डायरेक्टली, EA upon 2.303 R वैल्यूज हैगियां। अच्छा, बोर्ड में ना एक बार ये फॉर्म जरूर लिखनी है, एक बार एक्सप्रेशन लिख के फिर वैल्यूज पुट करनी है। ਹੁਣ K2 upon K1 कितना आएगा? 4। log 4 ਦੀ ਕੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है जशन? 0.6। वेरी गुड। ये निकाल लोगे, वैल्यूज पुट कर लो। log 4 ये आर की वैल्यू कितनी लेंगे प्रभनूर? 25/3। हाँ वही आ जाएगा 8.314, और ऊपर निकाल लो, माइनस करके 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, ट्राई करना कि किलो जॉल्स में आंसर आ जाए। log 4 तो डायरेक्टली हमें पता ही है, बस हो जाएगा। प्लीज इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है चाहे, बट अपने आप ही करनी है सारी चीजें। चलो अगला करते हैं। जशन कौन सा बोल रहा था तू? 2, 3 and 2, 4.9। अच्छा 4.26 हो गया तो अच्छी है तो कर लिया तो 4.9। ओके ठीक है, करा देती हूँ। पहले ये वाला लिखो, 4.29 लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बैक एक्सरसाइज का। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10%, ये 10% लिखा है बेटा, completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to, बेटा सॉल्यूशन की क्लास 8 to 9 ही लगेगी, ठीक है आज भी, is equal to that required
or it's 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 raised to power 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and EA. ये क्वेश्चन है. कैनेटिक्स में देखो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इस टाइप के बहुत आते हैं. एक तो फर्स्ट ऑर्डर के बहुत पूछते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी के. 2 मिनट सोचो और मुझे बताओ कि अप्रोच क्या करें. सॉल्व तो फिर तुम कर लोगे. सोचो सोचो, डाटा बनाओ पहले तो. क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, पिक्चर माइंड में होनी चाहिए. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. जितना टाइम 10% रिएक्शन खत्म होने में लग रहा है, इतने टेम्परेचर पे उतना ही टाइम 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है, बट इतने टेम्परेचर पे. पहले तो ये समझाओ मुझे, कौन बताएगा? जो मैंने ब्रैकेट में किया है वो क्या है? देखो जरा इधर देखो, मान लो कोई रिएक्शन है A to B, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है. सपोज सभी लोग इधर ध्यान देंगे, निखिलेश, अक्षय, जशन, एवरीवन. फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर में हम टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है मान्य? 2.303 upon k log a naught by 80. हाँ ठीक है, बाय 80 आई. तो फर्स्ट ऑर्डर में कहता टाइम, कितना टाइम लगा 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में. अभी मैं के को के ही लिख रही हूँ. देखो इधर 10% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा? 90 बचेगा. इनिशियल में 100 ले लूँ तो 80 क्या होता है, कितना बचा? 10% कंप्लीट मतलब 10% हो गया, लेफ्ट है 90. बट ये जो था कितने टेम्परेचर पे था? 298 पे. तो मैं यहाँ पे के 298 लिख देती हूँ. तुमको याद है हमने ये किया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किया था ना? तो मैं ये लिख रही हूँ कि ये रेट कांस्टेंट 298 केल्विन पे जब किया था वो वाला है. ये जो टाइम लगा वो बराबर है, किसके बराबर है? टू दैट रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन. अब यही रिएक्शन 308 केल्विन पे किया गया, तो क्या दोनों के केस सेम होंगे क्या डिफरेंट होंगे जशन? के की वैल्यूज रेट कांस्टेंट सेम होंगे डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर्स डिफरेंट हैं. प्लीज यही बात ध्यान रखनी है. यहाँ पे तुम के नहीं लिख सकते, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. या तो K1 K2 रख लो या टेम्परेचर लिख लो. पिया A नॉट बाय A कितना भरूं मैं? 25% हो गया तो बचा कितना? 75. 75. ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इसने क्या लिखा है? इक्वल है टाइम. तो ये इसके बराबर है. तो क्या निकल आएगा जब इक्वेट करोगे? करके देखो जरा, तुम्हारे पास ये रेशियो निकल आएगी 308 और 298. या तुम इसको K2 रखना चाहते हो, K2 बाय K1 की रेशियो निकल आएगी. समझ रहे हो क्या बता रही हूँ? और हमको बाद में क्या फाइंड करना है? एक तो एक्टिवेशन एनर्जी अपा को निकालनी है. पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, फिर अगला पार्ट करेंगे. मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ ताकि मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं. कैलकुलेशन भी यदि आसान ही है, सीधे सीधे लॉग ने लॉग आंदा सानू. log 10 कितना होता है पिया? log 10
1 1। हर गुण log 9 कितना होता है? log 9 इज 0.95 के अराउंड होता है। तो इक्वेट कीजिए प्लीज। अब ये देखो, ये तुम्हारा 25 पे जाएगा तो ये बन गया 4/3। ये बच गया 10/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये तो कट ही जाएगा। लॉग दिया वैल्यूज पुट कर लियो, थोड़े को ले रेशो आ जाएगी। क्या इतना तुम समझ गए? यहाँ तक समझ गए सभी लोग? ये रेशो निकल आएगी, मान लो x आ गई, कुछ भी सॉल्व कर लेना वो। फिर क्या करोगे? फिर मुझे ये निकालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब फिर एक्सप्रेशन लगा लो, अरहीनियस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म लगा लो। log k2/k1 क्या होता है एक्सप्रेशन? EA/2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ K2/K1 ਦੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ log ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ को निकालना है, 2.3 है, R है, T1 T2 क्या है? ये T2 है, ये T1 है। यहाँ से क्या तुम्हारा ये निकल आएगा? इजी है यहाँ तक तो? हर गुण पिया समझ में आ गया तुमको? यस मैम। इतना लिखो, फिर अगला पार्ट करते हैं। अगले में उसने हमसे क्या पूछा था? क्या पूछा? के की वैल्यू पूछी है ना तुमको 318 केल्विन पे। क्या करोगे प्रभनूर, क्या करोगे? मैम वही पूछना था, दो फॉर्मूला लग सकता है ऐसे तो, मतलब या तो मैं log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई आर टी लगा सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली ये वाली इक्वेशन भी लगा सकता हूँ किसी के साथ भी इक्वेट करके। तो फिर a की वैल्यू क्यों दे रखी है अगर ये इक्वेशन भी लग सकती है? हाँ, बस वही एक सिंपल वाली क्वेश्चन लग जाएगी ना। ये मैं नीचे वाला रब कर रही हूँ, देखो यहाँ तक लिख लिया सभी ने? साथ साथ लिख लेना बेटा। देखो उसके बाद क्या था, ये मेरे पास बुक पड़ी है, इसमें तुम लोगों को a की वैल्यू दे रखी है। वो इसीलिए दी है क्योंकि इसने एक पार्ट ये भी पूछा था, a की वैल्यू इतनी है ना? अब जो हमने पहला पार्ट निकाला है उसमें तो a नहीं चाहिए था, डायरेक्ट ही निकल गया। और जो दूसरा पार्ट था उसमें आपको a चाहिए। कहाँ पे चाहिए? एक ये फॉर्म भी की थी, देखो नहीं याद रहेंगी। जैसे मुझे भी आज भूल गया था कि यहाँ पे माइनस है कि नहीं, माइंड से निकल जाता है, तो बेसिक फॉर्म ध्यान में रखो। तो इससे पहले अपन ने ln लिया था, सॉरी ln के, फिर जब हम इसको log टू द बेस 10 में करेंगे तो 2.303 आएगा, वो डिवाइड में चला जाता है। अब ये वाली फॉर्म लगेगी, क्या करोगे फिर? आपा को अब पिछली कहानी खत्म हो गई, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब वो पूछ रहा है कि उसी रिएक्शन को यदि हम 318 केल्विन पे कराएं, पहला अलग अलग टेम्परेचर थे, अब उसने कोई वैसी रैंडमली 318 दे दिया, तो उस पे के कितना होगा? टेम्परेचर बदलने से के बदलता है, तो अब हमने 318 वाला के निकालना है। ए की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻10। ये चाहिए, वो तुमने पिछले पार्ट में निकाल लिया है। ये तो आप टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो वो वाली ये तुम पुट कर दोगे। 2.303 R है, T यहाँ पे 318 पुट करना है। क्यों? क्योंकि उसने अब जो के पूछा है तुमको वो 318 केल्विन पे पूछा है। बस सारा सॉल्व कर लेना, फिर वैल्यू आ जाएगी, फिर एंटी लॉग ले लेना, ये तुम्हारा के आ जाएगा। समझ गए? काफी कुछ मैम इसमें यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं ना यही वाली की log k2/k1, जैसे k2 में ये वाली वैल्यू डाल दी जो फाइंड करनी है, फिर EA बाय वही वैल्यू अपॉन इनटू T2 माइनस T1/T1 इनटू T2। हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मैम इन्होंने a की वैल्यू क्यों दे ये रखी की है? वैल्यू फिर मैम सेम लेंगे उसमें? हाँ, ये तो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट लेते हैं, सेम लोगे।
क्या कह रहा है उन्होंने प्रभु? एक ही वैल्यू क्यों नहीं रखी फिर उन्होंने, अगर ऐसे निकल सकता है। देखो ना, हमने, तुम अभी ये कह रहे हो कि हम K2 318 ले लें, उस पे ले यस लें। K1 कौन सा लेना चाहते हो? लोअर वाला ले, कोई भी। कौन कौन सा दिया है हमको? हाँ, उससे ज्यादा 290। 318 वाला ले लो, मान लो। पर उसकी वैल्यू है नहीं, है ना तुम्हारे पास उस K की? अच्छा ठीक है मैम। उस K की ठीक है वैल्यू कैसे पुट करोगे, है ना? ठीक है फिर मैम। वो निकालनी पड़ेगी, फिर लंबा हो जाएगा। यही प्रोसीजर फॉलो होगा, समझ गए? इसको वही कैलकुलेशन कर लेना, कृपा करो मेरे पे। ऐसे रैंडमली हवा में आता है आना नहीं पेपर में कुछ। फिर अपने हाथ से लॉग एंटी लॉग निकाल लोगे तभी कुछ पल्ले पड़ेगा। इसको लिख लो भाई, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर मैं नई मीटिंग शुरू करूंगी। ये ना सारे मैं कल चेक मैम करूंगी, जो नहीं किते हुए मैं फिर तेन क्लास नहीं, मैं कल छुट्टी कर दूंगी, ठीक है? मैम कर देना छुट्टी, मजे आंसर हैं क्या हमारे है? तो। बट आंसर मेरे पास है नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें दे रखे हैं, इसमें देख लो। 4 ये दे रहा है 76.75 किलो जूल पर मोल, और दूसरा के 76.75, और के दे रहा है 0.99 इंटू 10⁻⁻²। थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है। वो तो फिर होगा ही ना, अप्रोक्सीमेशन से इतना तो चलेगा ही काम। लिख लो भाई, मैं फिर मीटिंग बंद कर दूं। ये देखो, इस लेवल के एनसीईआरटी में दे रखे हैं, फिर रोगे जब देख बोर्ड में देखोगे। हाँ जी, कहाँ दिख नहीं रहा मुझे, कोई नहीं दिख रहा। चलो, 4.9 की डिमांड आई थी इंटेक्स की, जशन ने पूछा था। ज्वाइन कर लिया जशन ने? हाँ, ये वाला देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया है हमें HI वाला, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा है 409.5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है? एट 581 केल्विन पे। फिर क्या बोल रहा है? अब ये देखो, ये क्या है, इसको ध्यान रखना। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसने पूरी लाइन लिख के दी है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोल रहा है। ये निकालना है आपको। ये क्या होता है, कल हमने किया था, ये जो पूरी चीज है ये क्या होता है? ये होता है बेटा, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं इसको। देखो जरा ध्यान दो इधर, दिस इज योर एरिनियस इक्वेशन ना, यही किया था ना हमने। इसमें ये वाली जो चीज है ना, ये पूरी क्या है? इसका नाम बोल्ट्जमैन फैक्टर है। और ये क्या होता है? अब तुमने कोई गैस का सैंपल लिया, सपोज गैस रिएक्टेंट है, हमने ये किया था कि उसमें वही रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन देते हैं जिनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। किया था ना? ये वो वाले मॉलिक्यूल्स है। अब मान लो तुम 1000 मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल ले रहे हो, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी नहीं हो सकती थ्रेशोल्ड जितनी। इसमें से सपोज तुम 500 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है, ठीक है? तो वो जो फ्रैक्शन है उसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, और इसको इससे डिनोट करते हैं। तो इसने इनडायरेक्टली तुमसे ये चीज की वैल्यू पूछी है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा, थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, लेट इसको हम x मान लेते हैं कि आपको ये चीज निकालनी है।
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल सैंपल में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है, वो इस एक्सप्रेशन के बराबर आता है। इसको x मान के करना पड़ेगा, x को निकालना है अपन ने। अब क्या करें, अब तो लॉग एंटी लॉग की कहानी है, कुछ भी नहीं है, वैल्यूज पुट कर लो, पहले ln x कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। बस फिर ln x माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करी, किलो जूल में ध्यान रखना, या तो जूल में बदल लो या r फिर किलो जूल में कर लो, जैसे मर्जी कर लो। टेम्परेचर कितना है 581, ये सारा सॉल्व करना पएगा। अच्छा गलती होने की चांस है, ये तुसी किलो जूल ची मतलब मिस्टेक हो जाती है, किलो जूल ची रख लेने ਆਪਾਂ ਤੇ जूल वाला पुट कर देने, सेम करना। तो कर करा के जो आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे 2.303 log x, ये तुम्हारा जो भी आएगा माइनस में, ठीक है, कर लेना। फिर log x इधर रखा, डिवाइड बाय 2.303, फिर x लेने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो x इज योर आंसर, आई एम टेकिंग दिस एज x। समझ में आ गया? बोलो जशन, तुम्हारा डाउट था, क्लियर है अब? Yeah. मान्या नहीं ज्वाइन नहीं किया, मान्या दिख नहीं रही, कर लेना भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लॉग एंटी लॉग देखो वैल्यूज या तो दे रखी होंगी, बाकी तुमको अप्रोक्सीमेट ट्रिक्स भी सिखा रखी हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर पे। और कौन सा था जशन, दूसरा बता बेटा, अब वो मीटिंग खत्म होगी, मुझे याद नहीं है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया। अच्छा कर लेगा। अब मैंने सारे मुश्किल क्वेश्चन करा दिए तुम लोगों को, एक आधा बचा है 4.28 जैसे, वो तुम कर लोगे। अब मैं तुमको लिख के दे रही हूँ कि कल मैंने कौन कौन से कॉपी में तुम्हारे चेक करने हैं, यहाँ साइड पे, फिर मत कहना बताया नहीं, कल कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रिलेटेड बेटा ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स दे 4.7 तो 4.9, इंटेक्स अनसॉल्वड ने, ਤੇ इंटेक्स सॉल्वड वाले ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ बैक एक्सरसाइज दे ਜਿਹੜੇ मैं आज कराए हैं, इंक्लूडिंग जो होमवर्क दिया था, बैक एक्सरसाइज के 4.23 से लेकर 4.30 तक ये सारे एक्टिवेशन एनर्जी के हैं, आर्हेनियस इक्वेशन के हैं, ये करने हैं इतने, 3 ये और बाकी ये, ठीक है। अब हम थोड़ा कल वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें एक चीज़ और करनी है, उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा तुमको याद है हमने कल एक्सक्यूज मी ये बोला था कि जब हम टेम्परेचर कि ज़्यादा ये देखने को मिलता है, जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ हमने देखनी है। तो ये समझने के लिए साइंटिस्ट थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, उन लोगों ने एक ग्राफ में अपनी स्टडी दी थी, वो ग्राफ हमने स्टडी करना है। यू ऑलरेडी स्टडीड द ग्राफ इन चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर इन +1, वही ग्राफ है, देखो। कोई रिएक्शन करा रहे हैं हम, A + B प्रोडक्ट दे रहा है, अब ये रिएक्टेंट है, वही कहानी है कि तुमने रिएक्टेंट का एक सैंपल लिया, ठीक है, मान लो T टेम्परेचर पे था, एक बिकर है उसमें A और B रख दिए, टेम्परेचर T डिग्री है, तो जो सारे मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि रैंडमली वो कोलाइड करते रहते हैं, तो उनकी अपनी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो वो एवरेज आउट उन्होंने निकाली कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के लिए, और एनर्जी स्टडी की कि इस मॉलिक्यूल की कितनी है, 100 में से 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, 100 में से 20 मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, वो ग्राफ बनाया। क्या इमेजिन करना है, एक सैंपल है 100 मॉलिक्यूल्स का रिएक्टेंट का, उन मॉलिक्यूल्स की T टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी है, उनमें से कितनों की एनर्जी कितनी है, कितनों की एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NE/N0। NE/N0, N0 मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, जैसे टोटल मॉलिक्यूल्स 100 थे, 100 में से 10 की इतनी, 100 में से 20 की इतनी, वो है क्या एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं आप। तो कुछ इस टाइप का मान लो तुम्हारे पास ग्राफ आया, ठीक है, इसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी थी, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी थी, ऐसे, ठीक है। अब तुमको ये कुछ पीक दिख रही है, ये जो पीक है इस पे क्या चीज हाईएस्ट है, एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट है। एनर्जी देखो बेटा, एनर्जी तो एक्स एक्सिस पे, एनर्जी तो इधर बढ़ रही है, इधर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट है। मतलब ये कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में से 70 मॉलिक्यूल्स, रैंडमली बोल रही हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स में से 70 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी इतनी एनर्जी थी। जैसे 10 बच्चों की क्लास है, 10 में से 7 बच्चों के इतने नंबर आए हैं, तो वो नंबर कैसे नंबर बोले जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। आप मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा ये वाली काइनेटिक एनर्जी होने के चांसेस हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अच्छा, अब इधर को एनर्जी बढ़ रही है, मान लो ये तुम्हारी EA है, एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्शन हो रहा है कि उसकी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है कि इतनी एनर्जी होगी तभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलेंगे, ठीक है। मान लिया कि इतनी एनर्जी काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो एक एरिया है, इसको मैं मान लूं ABCD, इस एरिया में कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा होगी। तो ये वाले एरिया में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो वाले मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन देंगे ठीक है, इतनी बात तो। वो वाले मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन क्यों देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए कम से कम एक एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या उतनी। ये सिचुएशन कब थी, ये सिचुएशन थी T टेम्परेचर पे। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो तो ये देखना चाहते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उसी सैंपल को, उसी 100 मॉलिक्यूल्स को जो बिकर में रखे थे उनका टेम्परेचर T+10 कर दिया, हीट कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया। 10 डिग्री बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज में चेंज आई होगी, बड़ी कुछ हुई है ना। फिर उन्होंने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, चार्जिंग पे लगा दूँ ऑटोमेटिक। 10 डिग्री बढ़ाने पे कैसा ग्राफ आएगा, उससे तुमको ये रीजन जाएगा। तो 10 डिग्री बढ़ाने पे ग्राफ देखा गया, वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो गया, राइट साइड को शिफ्ट हो गया, ऐसा कुछ कर्व आया। ये वाला जो कर्व है ये आया T+10 पे। तुम बोल सकते हो फ्लैट हो रही है कर्व, ब्रॉडन हो रहा है, ठीक है। अब इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी ही है टेम्परेचर से, वो तो बदलती नहीं। अब एरिया डबल हो गया ऑलमोस्ट। कौन सा एरिया, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा थी। अब T+10 पे तुम ये देखो, ये पूरा इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो इफेक्टिव कोलिजन देंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व ब्रॉडन हो गई, राइट साइड को शिफ्ट हो गई, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। वो मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन देते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है या उससे ज़्यादा।
इतनी बात क्लियर हुई? तो बोल्ट्जमैन के रिजल्ट से हमें ये पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब एक चीज़ अच्छा और बताओ, मुझे ये बताओ कि जब t और t+10 पे कंपेयर करें तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है कि कम हो रही है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये है t+10 पे। बच्चों के दिमाग में आया होगा कम होगी क्योंकि पीक नीचे दिखी होगी। बेटा एनर्जी देखनी है, एनर्जी पहले इतनी थी मोस्ट प्रोबेबल, अब एनर्जी यहाँ पे आ रही है, अब एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वो कम हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। ये वैसे एक्स्ट्रा चीज़ है, मेन पॉइंट ये है कि t+10 पे कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गई तो उससे वो वाले मॉलिक्यूल्स जो उस मतलब कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे उनका नंबर डबल हो गया, जिसके कारण जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो डबल हो गए, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये ग्राफ क्लियर है, इजी है? ये बना लो जरा। कल से पहले ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, देखते हैं फिर कल और क्या करना है। नया चैप्टर शुरू करा दूंगी। इसमें अब थोड़ा सा कोलिजन थियोरी के बारे में 5-10 मिनट डिस्कस करना है हमने, और इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये बना लो, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट तो बहुत ही आसान है। कर लिया? पिया कल वाला समझ में आ गया था हेनरी लो? यस मैम। लास्ट 2 लाइन सुन लो, अभी पढ़े हैं 2 मिनट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली अब तक क्या पढ़ते आए हो? अब तक हमें क्या पता है? कैटालिस्ट तो हम बहुत छोटी क्लास से वर्ड सुनने लग जाते हैं। कैटालिस्ट वो होता है जो विदाउट केमिकली अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कि कोई रिएक्शन हो रहा है A to B, हमने इसमें कैटालिस्ट डाला, तो कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो खुद तो उसमें कोई चेंज नहीं, परमानेंट चेंज नहीं आता, केमिकल उसकी अपनी कंपोजिशन नहीं बदलती, बट वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, उसी को कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो परमानेंट इसमें चेंज नहीं आती, बट इन बिटवीन इंटरमीडिएट वगैरह बनाने में ये कैटालिस्ट भी पार्टिसिपेट करता है, बट एंड में वो पूरा ऐसा निकल आता है उतने ही अमाउंट में, वही केमिकल कॉम्पोजिशन में जो तुम डालते हो। जैसे ये कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो ये KCl और ऑक्सीजन में बदलता है। वो बैलेंस करें 2 इत्थे लग गया 3, इसके लिए कैटालिस्ट होता है MnO2। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है और लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें डालने से रेट कम हो जाता है, उनके लिए हम कैटालिस्ट वर्ड में यूज़ करते हैं, उनके लिए हम इनहिबिटर वगैरह बोलते हैं। कैटालिस्ट हम उसके लिए बोलते हैं जो स्पीड को बढ़ाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैटालिस्ट डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, एक ये ग्राफ अपन ने कल स्टडी किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, किया था ना? इधर थी तुम्हारी एनर्जी, इधर क्या था? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, उसको ट्रांजिशन स्टेट वगैरह भी बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिख लो, AC लिख रही हूँ। तो हमने किया था ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, वो सारा नहीं लिखूंगी मैं। कैटालिस्ट डालने से होता क्या है बेटा? कैटालिस्ट रिएक्शन को ना एक नया पाथ दे देता है। ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई है, ये है, मान लो यही रिएक्शन है,
ये रिएक्शन मान लो MnO2 तुम नहीं डाल रहे तो ये रेड वाला पाथ फॉलो करेगा, MnO2 डाल रहे हो तो ये ब्लू वाला पाथ फॉलो करेगा, ब्लू वाला पाथ विद कैटालिस्ट है। तुम ये देखो कैटालिस्ट पाने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी क्या नहीं, EA डैश। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस कट ऑफ को क्रॉस करके इफेक्टिव कोलिजन दिखा पाएंगे। जैसे मान लो जी कोई टेस्ट है उसका 50 मार्क्स वाला बच्चा पास है, फिर उन्होंने पासिंग मार्क्स ही 30 कर दिए, तो ज़्यादा बच्चे अब उस टेस्ट को पास कर लेंगे। इसी तरह कैटलिस्ट पाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, कम होने से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास कर लेंगे तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट क्या करता है, provides new path to the reaction with lower activation energy। ये फंडा क्लियर है। बट दो चीजें ध्यान में रखना, कैटालिस्ट डेल्टा G और डेल्टा H को चेंज नहीं करता रिएक्शन की, रिएक्शन की डेल्टा H और डेल्टा G पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैटालिस्ट पाने से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी वो इफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता कैटालिस्ट का। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वो फॉरवर्ड जितना उसको कैटालाइज करेगा उतना ही बैकवर्ड कैटालाइज करेगा। ये होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज सच उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। किस चीज़ पे इफेक्ट आता है, स्पीड पे इफेक्ट आता है, डेल्टा H पे नहीं आता, डेल्टा G पे नहीं आता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं आता। इक्विलिब्रियम आ जल्दी ज़रूर जाता है, और होता क्यों है ऐसा, क्यों स्पीड बढ़ती है, क्योंकि नया पाथ मिल जाता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है सारा कुछ, ये थेरेटिकल टॉपिक था, इसकी मैं पिक आपको भेजूंगी, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क कर लेना। ओके बेटा, बाय बाय।